गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि सारी क्लास के जो मेन नोट्स हैं सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के सभी में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज क्लास 7 के चैप्टर 2 का जो नोट है उसमें चर्चा करेंगे। देखिए, पहला वाला चैप्टर का नोट में हुआ ये था कि थोड़ा सा शायद आवाज़ जो साउंड सिस्टम था गड़बड़ा गया था, तो हमें 2 पार्ट में बनाना पड़ा। एक बार में आप लोग को नोट प्रोवाइड करना पड़ा, दूसरी बार समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा। पर कोशिश करेंगे इसमें जो मेन नोट्स है समरी टाइप का, तो उसको भी जितना भी होगा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जाके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी इसी वीडियो लेक्चर में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं। देखिए क्या रहा है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए नए राजा और जो उसका जो राजशाही है, जो राज दरबार है, जो एम्पायर है, उसके बारे में समझिए। क्या रहा है, सेवरल मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 7th and 12th सेंचुरीज। कहा क्या कि सेवरल बहुत सारे अलग अलग जो रूलिंग डायनेस्टी है इसका इमरजेंस हुआ। इमर्ज होना मीन्स पनपना, पैदा होना, यानी कि नए नए डायनेस्टीज़ क्या हुए, इमर्ज हुए, नए नए डायनेस्टीज़ बने, नए नए। इसका मतलब उससे पहले वो नहीं रहा होगा। वो भी किस बीच, 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। कहाँ पे, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अलग अलग डायनेस्टी बना, तो जाहिर सी बात है नया नया राजा बनेगा। तो न्यू किंग से इसलिए कहा नया नया राजा बना, तो इसलिए क्योंकि अलग अलग किंगडम उसको मिला, तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ के आना है सेवरल मेजर रूलिंग डायनेस्टीज, मतलब कुछ मेजर रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पनपना इस समय हुआ था 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच। तो दोस्तों देखिए, ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे तो आप नोट्स पढ़ के आराम से चैप्टर समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। जो मेन स्टार पॉइंट है उनमें से ये है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए नए डायनेस्टी का इमर्ज होना। देखिए किस तरह से इमरजेंस हुआ था, किस तरह से वो डायनेस्टीज बने थे, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। गौर करने वाली बात ये है, देखिए जब हम नई डायनेस्टीज के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग जान लेते हैं आखिर ये नए डायनेस्टीज बने कैसे थे। ठीक है, बाय द 7th सेंचुरी देयर वेर ए बिग लैंड लॉर्ड्स एंड वेरियर चीफ्स डिफरेंट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट समझते हैं ना, तो हमारे देश भारत जो है, भारत देश पहले अकेला नहीं था, अफगानिस्तान के साथ में था, उसके बाद पाकिस्तान था, वो तो बाद में बंटवारा हुआ ना, म्यांमार था, अगल बगल में सारे जो नेपाल वाल का बहुत सारा हिस्सा भारत में था। ये हमारा क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। इस सब कॉन्टिनेंट में क्या हो गया, 7th सेंचुरी में बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार, वेरियर चीफ्स, बड़ा समझ लें कि देखिए कोई राजा रहा, ये राजा है, ठीक, इसके अंदर में कौन है, लैंड लॉर्ड्स है, इसके अंदर में ही कौन है, वेरियर चीफ्स है। समझे, तो कह रहा है कि राजा बहुत सारा लैंड लॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स की बात कर, और वेरियर चीफ जो कि लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। बात समझिए क्या कि बहादुरों में से एक तो वेरियर चीफ थे। किसी क्षेत्र में होता है ना, कोई आदमी बहुत ज़्यादा बदमाश होता है तो उसको वेरियर चीफ ही बोलते हैं। लैंड लॉर्ड्स मीन्स बड़ा बड़ा जमींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन आ गया हो। उसके बाद क्या कर रहा है, एग्जिटिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर समानता और सबऑर्डिनेट। जो वहाँ का राजा होता था ना, उसको या तो समानता का दर्जा देता था या फिर सबऑर्डिनेट, मतलब उसका जो भी कारोबार है, रेवेन्यू यानी जो भी सिस्टम है, उसका देखभाल कौन करेगा, सबऑर्डिनेट का नाम वही करता है जो समानता होगा। समानता होता कौन है, पहले इस बात को समझिए। क्या रहा है, ये मान के चलिए किंग है ना जी, किंग का इतना बड़ा क्षेत्र है, किंग तो अपने क्षेत्र को लेकर रहेगा, पूरा क्षेत्र उसी के अंडर में, लेकिन क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, जो सरकार है नरेंद्र मोदी। अभी जो केंद्र में सरकार है किसकी है, बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। समझ लीजिए इसके सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दिल्ली है, लेकिन वो अकेले पूरे देश में नहीं दिखता है ना, हर जगह हर देश का अलग अलग राज्य होता है। मान के चलिए इधर समझ लेते हैं पंजाब, इधर समझ लेते हैं बिहार, ठीक, तो अलग अलग। बिहार का है ना अभी नीतीश कुमार है, पंजाब का कौन है, आम आदमी पार्टी का सरकार है। तो उसी तरह से ये जो राजा होते थे, इसके जो ये देख के लिए या तो इसको समानता कहते थे। ये सब सारे जितने भी व्यक्ति थे इसको क्या बोला जाता था, समानता बोला जाता। समानता समझ जाइए, बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा के अंडर में उसका देखभाल करता हो, उसका बात मानता हो, उसको क्या बोलते हैं, समानतास बोलते हैं। ठीक, समझ गए। तो इसीलिए कहा है दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स, आवर लैंडलॉर्ड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट। केवल समानता को यही नहीं होता था कि वो मतलब उसके अंडर में रहेगा, राजा ये एक्सपेक्ट करते थे राजा को ये उम्मीदें रहती थी, ये हमारे लिए कुछ उपहार लेके आए, कौन, लैंडलॉर्ड। और उसके बाद उपहार के साथ साथ लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहा, वेरियर चीफ की बात कर रहा है, जो समानता है उसके अंडर में, वो सारे के सारे उसके लिए क्या लाए, कुछ तोहफे लाए जो, और उसके बाद सपोर्ट करे। कैसा, किस तरह का सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट भी दे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कौन उम्मीद करता था, राजा ये उम्मीद रखती थी मतलब अपने समानता से कि वो आए, जब कभी भी आए तो हमारे लिए क्या लेके आए,
कुछ गिफ्ट लेके आए, उसके बाद मिलिट्री सपोर्ट करे हमें। जाहिर सी बात है राजा का ये इच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप हमारे अंडर में है तो आपका भी जो आर्मी उर्मी है, मिलिट्री सपोर्ट आप हमें करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, तो देखिए दूसरा वाला पॉइंट में हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था। आखिर कोई किंगडम्स बन जाएगा, किंगडम्स बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब कोई तौर तरीका होना चाहिए ना। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कैसे संभालेगा कोई भी राज दरबार को संभाल ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। देखिए क्या क्या रहा है, द किंग आर एपेक्स एडॉप्ट बिग टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराजा। जो राजा लोग होते थे, समानदास लोग, कुछ देखिए नए राजा बनेंगे, पहले से कोई राजा रहा होगा तो उसके अंडर में जो समानदास होते थे, समानदास कभी कभी क्या करता था कि अपना पावर गेन किया, वेल्थ गेन किया, अपना अलग एक बड़ा सा क्या बोलते हैं राज का स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने राजा से कनेक्शन तोड़ लिया, क्या भाई साहब हम अपने ऐसे ही पावरफुल हैं, आप दूर रहिए, हम अकेले राजा हैं, तो वो राजा कहलाते थे। जब वो राजा बन जाते थे अपने आप को कौन सा बहुत बड़ा महान राजा कह रहा था, महान राजा समझ रहे, महाराजा अधिराजा मतलब राजाओं का राजा, खुद को घोषित कर देते थे, खुद को घोषित कर दिया। उसके बाद क्या कहा, द किंग शेयर पावर विद देयर समानतास। वो जो समानतास होते थे किंग के अंडर में, ये किंग है, इसके अंडर में कौन है, एक समानता इधर है, एक समानतास होता था ना जी, जैसे कि हम बताएं। ठीक है, समानतास के क्या कह रहा है कि वो लोग समानतास के साथ अपना पावर शेयर करते थे, क्योंकि उसके पास पावर और तो होता नहीं था। उसके बाद जो विद द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, किसान लोग होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे या ब्राह्मण्स होते थे, उनके साथ अपना अपना पावर शेयर करता था। मतलब उसके बिना ये अधूरा था राजा पूरी तरह से। रिसोर्सेज वी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स हु वर प्रोड्यूस्ड एंड सरेंडर ए पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। देखिए रिसोर्स क्या था, जो मेन रिसोर्स था ना, संसाधन। देखिए कोई भी राज्य का चलने के लिए उसका रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है। भले ही रेवेन्यू रिसोर्स का मेन मायने रखता है, पैसे ही नहीं आएंगे तो राज्य कैसे चलेगा जी, सरकार कैसे चलेगी। कोई भी ऑफिसर्स आपका बिना तनख्वाह का काम कर नहीं सकता। तो उसी तरह से देखिए क्या रहा है कि रिसोर्स जो ऑब्टेन किया जाता था ना, वो प्रोड्यूसर से क्या जाता था। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ पार्ट क्या करते थे, कुछ हिस्सा समझ लीजिए कि राजा को सरेंडर कर देते थे, यानी दे देते थे, देना ही पड़ता था। मान के चलिए आपने बहुत सारा गेहूं उपजाया, आप इनमें से क्या किया, इतना सारा राजा को दे दिए, क्या हिस्सा करके। आपको लगा कि इतना सारा राजा को देना चाहिए क्योंकि राजा आपका रक्षा करता है। जाहिर सी बात है देश की सरकार को हम टैक्स देते हैं, टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, हमारी बॉर्डर का रक्षा करता है। जाहिर सी बात है उसी तरह से कौन था यहाँ पे, राजा का बात कह रहा है, तो राजा भी उसी तरह का काम करता था। उसके बाद कहा दिस रिसोर्स वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन द टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। इन सारे के सारे जो ये जो संसाधन थे, ये जो रिसोर्स था, इन रिसोर्स का सारा सामान किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, राजा फाइनेंस करता था। किस चीज़ के लिए, अपने आप को पावरफुल घोषित करने के लिए, कभी कभी मंदिर को बनाने के लिए, कभी कभी अपना किला बनाने के लिए। इतना समझ जाइएगा, ठीक है। किला बनाने के लिए, मंदिर को, रिसोर्स का इस्तेमाल करता था। मतलब जो सारे पैसे वैसे आते थे उनका इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। तो जाहिर सी बात किया गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट को देखते, देखिए क्या रहा है कि फंक्शन किया जाता था। देखिए क्या कह रहा है, फंक्शंस फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू वे रिक्वायरमेंट टू इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। मतलब जो रेवेन्यू के लिए जो फंक्शंस किए जाते थे, जो भी काम किया जाता था जिसके थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाए, ऐसे परिवार को पैसे दिया जाता था जिसके मदद से वो परिवार चल सके। समझिए कि आपके समाज में सारा आदमी अमीर नहीं होता है ना, कुछ लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, जो जगत खराब लेते हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी हैं। सरकार का ये काम होता है आप सभी से टैक्स लिया जाए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो उनसे यार टैक्स लेके आप गरीबों में बांट दो ना, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अभी का सरकार अलग है, अभी जो भी सरकार आती है लूटने में ध्यान देती है, उसको गरीब से क्या मतलब है, गरीब जाए बाहर में। तो दोस्तों हम लोगों को पढ़ने का दिक्कत है, हम लोग जाएंगे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में घुसेंगे, फिर सिस्टम को चेंज करेंगे, देखा जाएगा, ठीक। हम लोग आगे ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तिस और लैंड ग्रांट्स, प्रस्तिस और लैंड ग्रांट के बारे में कह रहा है। प्रस्तिस समझिए, प्रस्तिस है क्या, दरअसल एक क्या पता है आपको, पीतल का बना हुआ एक ऐसा चीज़ है। प्रस्तिस वे टेल व्हाट द रूलर वांटेड डिफिसिट बिटवीन देमसेल्फ एंड वेलेंट द विक्टोरियस वॉरियर्स। देखिए प्रस्तिस में होता क्या था, एक समझ लीजिएगा किस चीज़ का होता था, एक कॉपर प्लेट होता था। कॉपर प्लेट इतना बेहतरीन तरीके का होता था, सिक्के का जैसा बनाया हुआ, उसमें वो लिखवाते थे ब्राह्मण से कि यार मेरा तारीफ लिखो कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, लिखो। जाहिर सी बात है वो उसका नौकर है तो लिखना ही पड़ेगा, आपको बोला जाए, मतलब समझ लीजिए ब्राह्मण को बोला जाता था लिखो। तो ये अभी क्या कह रहा है, प्रस्तिस हमें वही चीज़ बताती है। प्रस्तिस किसको कहते हैं, जिसमें लिखी हुई सबूत मिलती है राजाओं के बारे में। उन्होंने वही सारी चीज़ें लिखाई जो वो चाहते थे। व्हाट द रूलर वांटेड डिप्यूटेड देमसेल्फ एज वैलेंट विक्टोरियस, जो चीज़ वो हासिल करते थे महान बादशाह कहलाने के लिए, वॉरियर मतलब बहादुर कहलाने के लिए। ए पकलोल, कोई बात नहीं, इतना बड़ा पकलोल नहीं कह सकते यार, चलें ठीक है।
आप पॉइंट समझिए, ठीक है, यही काफ़ी है आपके लिए। दूसरा पॉइंट समझिए, किंग ऑफ एंड रिवार्ड ब्राह्मण्स बाय द ग्रांट ऑफ लैंड। क्योंकि ब्राह्मण उसकी तारीफें लिखती थी, इस वजह से राजा क्या करते थे, ब्राह्मण को कुछ जमीन रिवार्ड कर दिया जाता था, मतलब गिफ्ट में दे देते थे। गिफ्ट में देते थे तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड ग्रांट। मान के चलिए मैंने आपको गिफ्ट दिया यार, कुछ दिन बाद मेरा मन किया कि छीन लेते हैं, क्या करने आपको गिफ्ट देते हैं, तो मन किया रिटर्न कर लेते हैं। आप क्या बोले, सर आप पे भरोसा नहीं रहा अब हमको, हम लिखे उड़े नहीं आप लिखित कर दीजिए ना सर, कौन चीज़ आता है। तो लिखित तौर पर जो सबूत देते थे ना, उसी को क्या बोलते हैं, लैंड ग्रांट। मान के चलिए ये सबूत है, आपको हमने जमीन दिया तो ये सबूत है। सबूत देने के बाद हुआ क्या है कि आपको लिखित तौर पे दे दिया, जाओ मैं आपको ज़मीन देता हूँ। दे नहीं रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ, यही तरीका था, ठीक। ब्राह्मण को जमीन दिया, उसको लैंड ग्रांट का है, जो सबूत के तौर पे दिया। दे वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट। उन्हीं सब चीज़ों को रिकॉर्ड किस में किया जाता था, ये जो हम साइन जो किए आपके लिए, इसको किस चीज़ में, कॉपर प्लेट में, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव लैंड। फिर ये कॉपर प्लेट किसको दे दिया जाएगा, जिसको ज़मीन दी है। भाई मेरा ज़मीन है, मैं ही रखूँगा, क्यों आपको दूंगा, ठीक है, फिलहाल इतने ही। तो ये कॉपर प्लेट, इसमें साइन किया जाता था, ये साइन किया मैंने, उसके बाद जिसको ज़मीन देना है उसको दे दिया गया कि भाई साहब ये सबूत के तौर पे रहा, ज़मीन किसको दे रहा हूँ मैं खुद अपने आप को ही दे रहा हूँ। चलो भाई आप लोगों को क्यों, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। अब आगे ध्यान दीजिए, वेलफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए टकराव का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए होगा ही, जाहिर सी बात है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज ही दुनिया में जो चीज़ कर रहा है तो किस लिए कर रहा है भाई, धन के लिए ही कर रहा है। फॉर द सेंचुरीज, काफ़ी सदियों तक गुर्जरा, प्रतिहाड़ा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टी फाउट फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। सदियों तक इन लोगों के बीच लड़ाई चला, किसके बीच, गुर्जरा, प्रतिहाड़ा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टी के बीच। किसको कब्जा करने के लिए, टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज समझिए यूपी का एक जगह का नाम है, ठीक है। कन्नौज पे शासन करने के लिए इन लोगों ने आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई किया। इसी को बोलते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल। इस बात को भी ध्यान में रखें, त्रिपाठी स्ट्रगल किसको बोलते हैं, गुर्जरा, प्रतिहाड़ा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के बीच आपस में हमेशा झगड़ा होती थी एक जगह को कंट्रोल करने। वो जगह का नाम क्या है, कन्नौज। कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए, मतलब शासन करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए ये सारे लड़ाई करते थे। इसको क्या बोलते हैं, त्रिपाठी स्ट्रगल बोलते हैं। इसमें नहीं है त्रिपाठी स्ट्रगल, आप लोग इसको पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। द लॉन्ग ड्रॉ कन्फ्लिक्ट, इसमें है, सॉरी आई एम टेकिंग बैक, ओके। देखिए क्या कह रहा है, द लॉन्ग ड्रॉ कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ ये काफ़ी लंबा चलता था, इसी को त्रिपाठी स्ट्रगल कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है इन इट। 3 पार्टी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिपाठी स्ट्रगल कहा गया, समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, गजनी एक शहर है, वहाँ का सुल्तान है सुल्तान महमूद गजनी। सुल्तान महमूद गजनी ने भारत ऑलमोस्ट सब अपने लगभग बहुत सारे लोगों तक लूटने के लिए, अरे हम लोग पढ़ते थे यार एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर, मैंने पहले पढ़ा दिया दिल्ली डायनेस्टी का बैकग्राउंड के बारे में, एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर में। उसमें महमूद गजनवी का इतना बार 17 बार आक्रमण करता है, 17 टाइम्स, 17 इन्वेजन। उनमें सबसे खतरनाक कौन सा है, सोमनाथ मंदिर को लूटना, गुजरात का, ठीक है। उन्होंने अपने साथ एक स्कॉलर को लाया, अलबर्नी, जिसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ अलबर्नी के बारे में। अलबर्नी ने एक अकाउंटेंट लिखा है किताबुल हिंद, उसमें सारी बातें लिखी है कि भारत में क्या किस तरह का कल्चर होता था, किस तरह का लोग व्यवहार करते थे, किस तरह का धर्म पूजा करते थे, क्या क्या करते थे, उसमें सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सुल्तान महमूद गजनवी भारत अपने राज्य को लूटने के लिए काफ़ी बार क्या किया, आक्रमण किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मंदिरों को लूटा। अगर मंदिरों में बात करें, सबसे ज़्यादा भयंकर जो लूट किया है वो है सोमनाथ मंदिर। वो कहाँ है, गुजरात में। इसको बहुत भयंकर तरीके से लूटा भाई, लूटा तो हुमच के लूट लिया। महमूद एक जस्टिस द स्कॉलर ने एक स्कॉलर को भी साथ में लेके आया, अलबुर्नी नाम था, उन्होंने अकाउंट लिखा, इसके बारे में लिखा, सारी जो तारीफ बड़ाइयाँ होती है गजनी के बारे में उन्होंने लिखा काफ़ी हद तक, क्योंकि राजा अपने साथ एक स्कॉलर को लेके चलते थे हमेशा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक। अब ये नेक्स्ट पॉइंट का क्या है, द अदर किंग एंगेज्ड इन वेलफेयर ऑफ चौहान। और भी दूसरे राजा थे जो अपना धन एकत्रित करने में लगे हुए थे। तो आखिर ये जो आएगा किसी न किसी को धोएगा। चौहान था, हु रूल्ड ओवर ए रीजन अराउंड दिल्ली और अजमेर। ये जो व्यक्ति है चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इसी में से है पृथ्वीराज III। ये सब जो है ना एक क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। वो क्षेत्र का नाम क्या है, दिल्ली अजमेर और उसके अगल बगल के क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक उन्होंने शासन किया, मतलब कब्जा करके रखा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौहान्स वेयर इंगेज टू कन्फ्लिक्ट विद द चालुक्यास ऑफ गुजरात के चालुक्यास के साथ उसका टकराव हमेशा होते रहता था। उसके बाद क्या कहा, गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न यूपी में एक अलग डायनेस्टी है, कौन है, गढ़वालास। इनके साथ भी हमेशा टकराव होता रहता था। जाहिर सी बात है, आपका पड़ोसी अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपका घर में डाकू लूटने आ ही सकता भाई, इतना तो है ही है। छठा पॉइंट,
पृथ्वीराज थर्ड वाज द पॉपुलर चौहान रूलर। ये जो पृथ्वीराज थर्ड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसको अब ये गन रूलर को 1151 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये भी आपको पहला वाला जो लेक्चर वीडियो है एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर, एक बार उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया गौरी को। ठीक, उसके बाद फिर दूसरी बार क्या होता है? गौरी को हरा दिया 1191 में, लेकिन ये खुद ही खो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसको मार दिया जाता है। उसके बाद फिर यार जयचंद इन सब का निपटारा करके दिल्ली में, मतलब भारत में क्या होगा, मतलब मुस्लिम डायनेस्टी का इमरजेंस हो जाएगा, मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना हो ही जाएगी। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चोल्हास के बारे में देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है चोल्हास। ठीक, कह क्या रहा है इस बात को ध्यान में रखें। चोलास वर अ स्मॉल फैमिली ऑफ उड़ैयूर, उड़ैयूर का एक छोटा सा परिवार के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? चोलासब। ये उड़ैयूर एक जगह है, वहाँ का एक छोटा सा फैमिली है चोलास। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ विजयलिया, ये किसका सक्सेसर है? विजयलिया। तो इन्होंने क्या किया? कनकन नेबर रीजन्स किंगडम्स ग्रीव ए साइज एंड पावर। इन्होंने ये विजयला का विजयला, ये जो है ना, ये एक छोटा सा डायनेस्टी था, उसी डायनेस्टी का एक परिवार है चोलास परिवार। उड़ैयूर कास्ट से, मतलब उड़ैयूर एक जगह है, वहीं पे एक छोटा सा फैमिली है, वो फैमिली किस चीज़ का है? चोलास का है। तो उन लोगों ने क्या किया? इसका सक्सेसर है, इसका मतलब इसके मरने के बाद है। इन लोगों ने अपने अड़ोसी पड़ोसी की तरफ हाथ पैर फैलाए। हाथ पैर फैलाना मतलब अड़ोसी पड़ोसी का ज़मीन को हड़पा, क्षेत्र को हड़पा, थोड़ा सा अपना क्षेत्र बड़ा किया। तो ये अब धीरे धीरे क्या हो गया, इनका भी मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है कि साइज और पावर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। जाहिर सी बात है भाई, हमारे पास ज़मीन आएगा तो पावर भी बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगा, उसके बाद हमारा क्षेत्र भी बढ़ेगा। राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर एक्सटेंडेड रूल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। ये जो राजा वन है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये व्यक्ति उस चौहान डायनेस्टी का सबसे चोला डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर में से एक कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फैलाव किया था। उसका बेटा के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? हिज सन राजेंद्र वन कनकर्ड श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इन सब क्षेत्रों तक भी कब्जा कर लिया था। इनका एक बेटा था राजेंद्र, क्योंकि भाई साहब इन्होंने ना नेवी का गठन किया था। नेवी फोर्स की स्थापना किसने की थी? चोलास लोगों ने। इन्होंने बेहतरीन तरीके से नेवीज़ को, अपने जो नेवीज़ होते थे उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद पड़ोसी मुल्क पे कब्जा करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? चोलास भी बिग टेम्पल बिल्डर। ये लोग जो थे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते, भव्य मंदिर बड़ा बड़ा, जो अभी साउथ इंडिया में बहुत सारा है। फेमस टेम्पल्स तंजावुर में जो एक और गंगई कोंडाचलापुरम, ये दो मंदिर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तंजावुर में एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या रखा है? तंजावुर ही रखा। एक गंगई कोंडाचलापुरम यार अजीब नाम है यार, इतना भयंकर कोई नाम रखता है? चलिए आप लोग याद रखिएगा, हम ऐसे भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना है तंजावुर ध्यान में रहेगा। गंगा कोंडाचलापुरम बस दिमाग में रहा, इतना ही काफ़ी है। गंगा कोंडाचलापुरम, ठीक है, गंगई कोंडाचलापुरम, ये दो मंदिरों का निर्माण किसने किया? चोलास ने किया था। ठीक, इन सब चीज़ों को देख लिए। एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड अलॉन्ग विद द वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ था बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ था यार। इस समय में क्या किया था इन लोगों ने ये किया था कि जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके लिए उन्होंने सिंचाई का व्यवस्था किया था। सिंचाई के लिए उन लोगों ने क्या किया था? कुछ ही कर दिया। ठीक है, इरिगेशन का अलग अलग मेथड को अपनाया, थोड़ा बड़ा कुआं बनाया अलग अलग क्षेत्र में। उसके बाद कहीं कहीं डैम बनाया ताकि पानी आए तो यहाँ पे रुक के रहे, जब ज़रूरत पड़े इधर निकाल दिया जाए, इधर निकाला जाए जब लास्ट में। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया, बड़े बड़ा कैनल्स बनाया। एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन का अलग अलग मेथड अपनाया गया। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स कॉल्ड बिकेम प्रेसरिया एंड स्प्रेड इरिगेशन इन द एग्रीकल्चर। देखिए, जो पीजेंट्स लोग हैं, जो किसान लोग होते थे, उनको एक जगह बसाया जाता था। जब पीजेंट कहीं पे बसते थे उसको क्या बोला जाता था? उर, चिड़िया उर, वो वाला उर नहीं, उर, समझ गए? चिड़िया उर। ठीक, इतना काफ़ी है। बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्पिरिट ऑफ इरिगेशन। जिस तरह से इरिगेशन जो का सिस्टम डेवलप होने लगा, एग्रीकल्चर क्या होने लगा? बढ़ने लगा, ये फैलने लगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगी। जब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तभी का जो रेवेन्यू का जो मेन स्रोत था ना, वो एग्रीकल्चर ही था। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है तो भाई अब किसानों की संख्या भी ज़्यादा होगी। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू समझ रहे हैं? एक ग्रुप होता था उड़ का, उसको क्या बोला जाता था? नाडू। जहाँ पे किसी भी एक ही कास्ट, एक ही जाति, एक ही बोलने वाले का नाम हो, जैसे तमिलनाडु, वहाँ तमिल बोलने वाला है तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? तमिलनाडु।
नाडू समझते हैं, एक ही ग्रुप का अधिक आदमी एक ही जगह रहता हो उसको नाडू बोला जाता था। परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये लोग अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते थे, मतलब फंक्शन करते थे, उन सब चीज़ों को संभालना। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एस नंगाराम, जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था उसको क्या कहा गया, नंगाराम कहा जाता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखता था कहाँ पे, शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखता था, लेकिन गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कौन देखता था भाई, विलेज काउंसिल को ले। नाडू 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 समझते हैं, ऊड़ का जो ग्रुप होता, ऊड़ कौन था, ऊड़ पीजेंट्स लोग जब एक जगह अधिक मात्रा में रहते तो उसको ऊड़ कहते थे। अब ऊड़ का जो संगठन था उसका ग्रुप था उसको नाडू कहते थे। ये लोग जो थे विलेज काउंसिल मतलब गांव में होने वाले सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। जो ट्रेडर्स होते थे इसका जो एसोसिएशन होता था उसको नंगाराम कहा गया। ये लोग अलग अलग फंक्शन को देखता था, कहाँ पे, शहर का फंक्शन को देखता था, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कहा है, इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन अबाउट द सभा। इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में हमें मिलता है, इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन अबाउट सभा। इंस्क्रिप्शन को अगर हम पढ़ें तो उसमें सभा की भी चर्चा की गई है। सभा तब होता था, सभा देखिए बता दें, ब्राह्मण्स, जिस तरह से मान के चलिए ब्राह्मण्स को जमीन दिया गया लैंड ग्रांट के तौर पे, लैंड ग्रांट के तौर पे दिया गया, तो होता क्या है, ब्राह्मण्स के पास अब क्या हो, बड़ा सा क्षेत्र हो गया। ब्राह्मण जब एक जगह बैठ कर रहेगा, जाए ब्राह्मण 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 बहुत सारा ब्राह्मण 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 हो गया, ठीक। ब्राह्मण सब एक जगह होते थे तो वो लोग बैठ गपशप करते थे, उसको क्या कहा गया, सभा। उसमें से एक आदमी को लीडर चुनता था किसी और तरीके से, वो किताब में पढ़े ना, डिटेल में दिया गया, लेकिन पॉइंट में इतना समझिए, सभा किसको कहता है, जब ब्राह्मण का, जब सारे ब्राह्मण से मिलके क्या बोलते हैं, मीटिंग करता हो उसको सभा बोलते थे। अभी भी सभा बोला जाता है जी, जब बहुत सारे आदमी एक जगह बैठ के गपशप करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो ठीक है। द सभा सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स। सभा में ये तय किया जाता था कौन इरीगेशन संभालेगा, कौन गार्डन का काम संभालेगा, गार्डनिंग का, कौन मंदिरों का देखभाल करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन है उस पर ध्यान देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तब तक इसका नोट आप लोग ठीक से कीजिए, ठीक है, ओके। देखिए सॉल्यूशन पे अगर ध्यान दें, लेट्स से रिकॉल में देखिए सबसे पहले क्या कहा, मैचिंग करने के लिए गुर्जरा प्रतिहारास कहाँ किस क्षेत्र में शासन करते थे, राजस्थान में। देखिए नीचे दिया गया आंसर, ठीक है। गुर्जरा प्रतिहारा राजस्थान, राष्ट्रकूता वेस्टर्न डेक्कन, पालास बंगाल, चोलास तमिलनाडु। इतना चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। इतना हो गया, ये वाला आंसर मिल गया, पहला वाला मैचिंग है, ठीक। लेट्स से रिकॉल में है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद क्या कह रहा, हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन त्रिपाठी स्ट्रगल। त्रिपाठी स्ट्रगल में कौन था जी, थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताएं। त्रिपाठी स्ट्रगल किसको बोलते हैं, तीन पार्टी मिलकर किसी एक क्षेत्र में ही कब्जा करने के लिए स्ट्रगल किए थे, उसको त्रिपाठी स्ट्रगल कहते हैं। कौन सा क्षेत्र था वो, आप लोग आंसर कमेंट में करें। कन्नौज था, बता दिए, गलती हो गया, कोई ना। इधर देखिए त्रिपाठी स्ट्रगल में कौन कौन था, गुर्जरा प्रतिहारास था, राष्ट्रकूता था, पालास था, ठीक। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, त्रिपाठी स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कुछ कह रहा है, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ सभा इन द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में हमने आपसे कहा था कि किसका एक ग्रुप होता था, मतलब जो ये लोग होते थे यार, ब्राह्मण सब का एक ग्रुप होता था, वो लोग मिलके गपशप करता था, मीटिंग करता था, उसको सभा कहते थे। कह रहा क्वालिफिकेशन क्या होती थी, क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा इन चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में लोकसभा का कमेटी का मेंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी होता है। मेंबर ऑफ लोकसभा शुड बी ऑन लैंड, उसका अपना खुद का जमीन होना चाहिए, फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, जहाँ से कि वो लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट कर सके। दे शुड हैव देयर ऑन होम्स, उसका अपना पर्सनल घर होना चाहिए। दे शुड हैव बीन 35 साल से 70 साल उम्र होना चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको नॉलेज का जानकारी होना चाहिए। देखिए 5 पॉइंट लिख लेंगे ना नोट में, ये काफ़ी है, ठीक। ऐसे तो पॉइंट बहुत सारा है, सारे को लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक। वेदास का भी जानकारी होना चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, सब दिस, ठीक। उसके बाद क्या क्या, दे शुड नोट वेल रिजर्व एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उनको ईमानदारी से एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना चाहिए। दे नोट हैज़ बीन मेंबर ऑफ एनी कमेटी लास्ट 3 ईयर में वो किसी और चीज़ का कमेटी का मेंबर ना हो, ठीक। इतना समझ गए। नोट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ कमेटी, दे शुड सबमिट हिज अकाउंट एज वेल एज रिलेटिव्स टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेन। चलिए आप लोग इसका नोट कर लीजिए, ये रहा उसका सोल्यूशन, ठीक है। अरे भैया, ठीक। गाइस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ चामांस, ठीक। चामांस के अंडर में कौन कौन सा था जी, यार चौहान्स की बात कर रहा है, ठीक है। चौहान्स का दूसरा नाम क्या है, चौहान्नास, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है चौहान। चौहान्स के बारे में हम लोग देखें, चौहान में क्या था, अजमेर और दिल्ली के, अच्छा यहाँ दिया गया है, ठीक। दिल्ली और अजमेर के अगल बगल का 2 उसके सिटी पे कब्जा था और उसके अगल बगल के क्षेत्र पे कब्जा किए हुए थे, इतना समझ गए। लेट्स अंडरस्टैंड में थोड़ा सा बड़ा आंसर है। हाउ डिड द राष्ट्रकूता बिकेम पावरफुल, राष्ट्रकूतास कैसे पावरफुल बने, राइज ऑफ पावर ऑफ राष्ट्रकूतास, समझिए इस बात को। क्या कह रहा है, राष्ट्रकूता वे आर द इनिशियली सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्य ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का जो है चालुक्य, चालुक्य कौन है,
हमने आपको ऐसे करके बताया, ये मान के चलिए किंग है, इसके अंडर में कौन है, ये है चौलक्या, ये बेचारा कौन है, चौलक्या, कहाँ का, कर्नाटक का चौलक्या। इसके अंडर में ही था कौन, राष्ट्रकूटा, ये इसी के अंडर में था, बाद में इसको ज़्यादा पावर हो गई तो इन्होंने क्या किया, अपना डायनेस्टी अलग कर लिया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद इन मिड 8th सेंचुरी चीफ ऑफ राष्ट्रकूटा दंतीगुड़ा थ्रू ऑफ द चौलक्या ओवर लैंडलॉर्ड एंड परफॉर्म रिचुअल कॉल्ड गर्भा विच गेव हिम ए टाइटल ऑफ कस्टियाडास इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। समझिए, इन्होंने क्या किया, इसका किसकी बात कर रहा है, इसके राष्ट्रकूटा का एक राजा था, राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा ने क्या किया, चौलक्या के जो राजा थे उनसे कहा कि मैं अब अपना अलग शासन करूंगा। इन्होंने एक रिचुअल, एक मतलब धार्मिक ये किया जिसको क्या बोले, हिरण्य गर्भा, और हिंदू लोगों का ये होता था जी, अब हवन टाइप का समथिंग, उसमें उन्होंने खुद को ये राजा घोषित कर लिया। ठीक, इस तरह का परफॉर्म किया। इसको आप लोग नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये लिखिएगा, ये तीनों लिख लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों को नोट में लिख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा सा पेचीदा टाइप का लग रहा है क्या। When they gain power and wealth, they declare themselves independent from their overlord। जो उसका मालिक होता था, मतलब राजा होता था, उनसे उन्होंने अलग कर लिया तब जब उनके पास अधिक धन हो गया, अधिक पावर हो गई। ठीक, दे फाउट विद गुर्जारा प्रतिहारा पाला डायनेस्टी फाउट फॉर द, उन्होंने लड़ाई भी किया बाद में, किससे, पाला डायनेस्टी से और गुर्जारा प्रतिहारा से, ताकि कहाँ पे कंट्रोल कर सके, कन्नौज में कर सके और अपना खुद का पावर इस्टेब्लिश कर सके। दिस इज हाउ देयर रोज टू पावर, ये तरीका था जिस तरीके से उन लोगों ने अपना पावर को गेन किया था। ठीक है, उसका 6 नंबर का आंसर देखते हैं। कह रहा है व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टी टू गेन, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टी डू, क्या करते थे नए नए डायनेस्टी अपना पावर गेन करने के लिए, गेन एक्सेप्टेंस, खुद को लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के लिए। ठीक है, द न्यू डायनेस्टी वे बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रीजन, किसी कारणवश उनका पनपना होता था। एग्जिटिंग किंग्स नॉलेज एज देयर सबॉर्डिनेट और समंतास, क्योंकि वो पहले या तो सबॉर्डिनेट होते या समंतास होते थे, वही लोग क्या करते थे, पावर गेन करने के बाद राजा बन जाते थे। दे गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज महासमंता, महामंडेश्वर एस एंड सो ऑन। वो लोग जब पावर गेन कर लेते थे, खुद को क्या घोषित कर लेता था, खुद को कर लेता था घोषित कि हम लोग भाई बड़ा ये हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा राजा हैं, हम लोगों के जैसा पावर किसी को नहीं है, खुद को पावरफुल घोषित कर लेते थे। ठीक है, यही कारण था। यहाँ तक दे एसेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलोड, जो उन लोगों का मालिक होता था, यानी राजा होता था, जिनको टैक्स देना होता, उनसे वो खुद को आज़ाद कर लेते थे। उसके बाद दे परफॉर्म रिचुअल डिक्लेयर देमसेल्फ कस्टर्ड एंड ब्राह्मण्स हेल्प विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स की मदद से वो लोग एक धार्मिक परंपरा को परफॉर्म करते थे। उसके बाद खुद को राजा घोषित कर देते थे। इन सब 2-3 पॉइंट को छोड़ दिया, सॉरी ये 2 पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, बाकी ये सारे नोट्स में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बिना इसके नोट ऐसे भी बनेगा भी नहीं। ठीक, 7वां नंबर का क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क डेवलप इन तमिल रीजन, किस तरह का इरिगेशन वर्क किया गया था जी। आंसर, द इरिगेशन वर्क डेवलप इन तमिल रीजन आर डेस, वाटर फ्रॉम द कैनल्स ऑफ रिवर कावेरी प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर टू एग्रीकल्चर। मतलब जो कावेरी नदी के कैनल से जो पानी आती थी, वो पानी क्या करता था, खेत जो होता था, एग्रीकल्चर होता था, उसको मॉइस्चराइज करने में मदद बहुत करता था। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब देखिए, सम एरियाज वेल्स व डग, कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता था, बड़े बड़े कुएं खोद दिए जाते थे और उसके प्लेसेस टैंक का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता था, ताकि उसकी मदद से पानी को कलेक्ट किया जा सके बारिश का, उसके बाद उससे खेत का सिंचाई किया जा सके। एम्बैंकमेंट विद द बिल्ट ऑफ प्रिवेंट फ्लडिंग, नदी के किनारे बड़े बड़े कोई चीज़ का दीवार वार का निर्माण किया जाता था ताकि फ्लडिंग से बचा जा सके, बड़ा बड़ा बाढ़ आए तो उससे बचा जा सके। कैनल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड वेरी कैरी वाटर टू फील्ड, कैनल से इसलिए बनाया जाता है सिंचाई करने के लिए खेत तक, आप लोग भी जानते हैं क्यों किया जाता है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक, इसको ध्यान में देखिए। व्हाट वेयर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोलास एम्पायर, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे चोलास लोग। ठीक है, एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोलास। नंबर 1 देखिए, टेम्पल्स वेयर सेंटर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स, टेम्पल एक ऐसा जगह होता था, टेम्पल के बारे में हमने बताया, ये मान के चलिए मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ क्या करता था, वो शहर बसाते थे ताकि लोग इसके चारों तरफ बसे और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस करे, क्या बिजनेस करेगा, टैक्स जाएगा, मंदिर का काम होता था। ठीक, टेम्पल्स वेयर क्राफ्ट पर्सन, हर उस तरह का हर व्यक्ति के लिए एक मेन जगह होता था। यहाँ पे ज़मीन कौन दान देता था जी, लैंड मतलब रूलर्स ज़मीन दान देते थे। उसके बाद और भी दूसरे लोग होते थे जो मंदिरों में दान कर देते। अभी भी क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं और भी गरीब लोग भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है मंदिर में दान नहीं करते, मस्जिद में दान नहीं करते,
सारे लोग करते हैं। दे वर नॉट ओनली पैलेस ऑफ वर्शिप, ये सिर्फ पूजा करने का जगह नहीं था, ये एक इकोनॉमिक हब था। इकोनॉमिक हब इसलिए मान के चलिए ये मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा बिजनेस है, क्योंकि कुछ लोग माला बेचते हैं, कुछ लोग मूर्तिकार करके बेचते हैं, कुछ लोग ये वो टिमका ढमका ढुमका बहुत सारी चीज़ें, ठीक, इतना कुछ समझ गए। इसीलिए इसको इकोनॉमिक हब भी कहा गया। सोशल और कल्चरल लाइफ, यहाँ पे लोगों को देखा जाता था किस तरह का वो लोग ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह से वो लोग यहाँ का जो होता था ना रहन रखाव सखाव, किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। चलिए, प्रैक्टिस गार्लैंड्स, मेकर्स, कुकर्स, ये इन सब के बारे में कह रहा हूँ। म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सारे लोग मंदिर के अगल बगल में रहते थे, मंदिर अलग अलग परफॉर्म करते थे, अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग चीज़ों का परफॉर्म करते थे। कौन? ये पुजारी लोग, गार्लैंड मेकर्स, गजरा बनाने वाला जी, जो गले में लड़की लोग पहनती है, कुक्स, कुछ लोग भजन बनाते थे, कुछ लोग स्वीपर होते थे, कुछ लोग म्यूजिशियंस एकदम कीर्तन बजाना, क्या, कुछ लोग डांसर होते थे, डांस करते थे, कुछ लोग म्यूजिशियन एकदम बजा रहा है भैया। तो मंदिर के बाहर वो सारे लोग होते हैं, जाहिर सी बात है। टेम्पल्स आल्सो एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज, टेम्पल्स के अगल बगल लोग ब्रॉन्ज इमेज भी बना, जिसको कंसिडर किया गया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रॉन्ज इमेज किसके समय में बनाया गया था? चोला डायनेस्टी के समय में। तो दोस्तों ये था हमारा 7th क्लास का चैप्टर 2 का सारा नोट्स, सॉल्यूशन, हर चीज़ इसी वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए एंड टेक केयर ऑल्सो। थैंक यू।